This is May June 2022 पेपर 2 वेरिएंट 2। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कहते हैं इन 2021 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर वाज 84 सेंट्स। पार्ट 1 अ कंपनी पोस्ट 1950 लेटर्स, फाइंड द कॉस्ट इन डॉलर्स टू पोस्ट दीस लेटर्स। अच्छा, एक लेटर की उसने प्राइस बताई हुई 84 सेंट, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1950 से तो हमारे पास 1950 लेटर्स की प्राइस आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें सेंट्स को डॉलर्स में करना है। सेंट्स को डॉलर्स में कैसे करेंगे? सेंट्स क्योंकि छोटा यूनिट है और डॉलर बड़ा यूनिट है, और जो कन्वर्जन होती है वो 100 से होती है, तो इसमें हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 84 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा हमारे पास 0.84 डॉलर्स। अब 0.84 को जब 1950 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 1638 डॉलर्स। पार्ट 2 इन 2022 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग का लेटर इज 96 सेंट्स। अच्छा, अब ये बाय 12 सेंट्स जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल टाइम्स 100। इसमें इंक्रीज जो होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, जो इधर 96 और 84 का डिफरेंस है 12। ओरिजिनल जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट पहले जो होगी विदाउट इंक्रीज वो 2021 की है 84 सेंट्स, और टाइम्स 100 करेंगे तो हमारे परसेंटेज आ जाएगी इंक्रीज परसेंटेज विच इज 14.3%। पार्ट बी cost of posting a letter is 96 cents. 15% discount when monthly postage is more than $1,000. ठीक है। Company A posts 1200 letters in 1 month. Company posts fewer letters than Company A in the same month. Company A and Company B each pay the same amount to post their letters that month. अच्छा, अब हमें ये तो पता है कि दोनों ने जो कॉस्ट पे किया है वो सेम पे किया है, और बी है उसने कम लेटर्स पोस्ट किए हैं लेकिन कॉस्ट फिर भी ज़्यादा की है। इसका मतलब उसका जो अमाउंट होगा वो $1000 से कम होगा, क्योंकि कंपनी ए को 1000 से ऊपर पे करने पे डिस्काउंट मिला हुआ है। सबसे पहले तो इन दोनों की कॉस्ट निकाल लेते हैं। कंपनी ए में हमें नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है, तो उसकी कॉस्ट निकाल के हम कंपनी बी की कॉस्ट से उसके नंबर ऑफ लेटर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम कॉस्ट ऑफ कंपनी ए निकालें तो पहले 0.96 जो डॉलर्स है सेंट्स को डॉलर्स में कन्वर्ट किया, उसको टाइम्स 1200 करेंगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी $1152। अब क्योंकि $1000 से ज़्यादा है तो इसमें 15% डिस्काउंट लगाएंगे। 15% डिस्काउंट मतलब इसका 85% उसने पे किया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से तो आ जाएगा $979.2। ये प्राइस पे किया कंपनी ए ने, और क्योंकि उसने बोला हुआ कंपनी बी में ने भी यही प्राइस पे किया है, तो इस कॉस्ट ऑफ कंपनी भी हम रख देंगे $979.2। अच्छा, नंबर ऑफ लेटर्स को मैंने इधर एन रखा है। अच्छा, नंबर ऑफ लेटर्स निकालने के लिए हम 979.2 इक्वल्स टू 0.96 इनटू नंबर ऑफ लेटर्स व्हिच इज एन विल बी 1020 लेटर्स। Part C in 2022 the cost of posting a parcel with a mass of 1 kg or less is $4.6. The cost increases by $1.1 for each additional 0.5 kg. Find the cost of posting a parcel with a mass of 3.5 kg. 3.5 kg का हम दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो 1 kg उसकी कॉस्ट आ जाएगी $4.6, और फिर बाकी जो है वो 2.5 kg रह जाएगा। 2.5 kg में अगर हम 0.5 के डिविजन्स बनाएं तो 5 डिविजन्स बनेंगी, तो 5 डिविजन मतलब हमें 5 दफ़ा एक्स्ट्रा $1.1 पे करना होगा। तो इसका हम लिख सकते हैं कॉस्ट इक्वल टू $4.6 प्लस 1.1 इंटू 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा $10.1। पार्ट डी द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग पार्सल्स इंक्रीजेस बाय 7.2%। आफ्टर द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल इज $13.4। कैलकुलेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग दिस पार्सल। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले फॉर्मूले से करेंगे। इस एक साइड हमने एक कॉलम में रखा परसेंटेजेस, जहाँ 100% का मतलब है पूरी ओरिजिनल कॉस्ट, नो डिडक्टेड, नो इंक्रीज, कुछ भी नहीं, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो एक्स है क्योंकि वो हमें निकालनी है। और जो इंक्रीज अमाउंट है मतलब जो 7.2% 100 में इंक्रीज किया है, तो जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $13.4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इससे एक्स विल बी $12.5। क्वेश्चन 2, A equals to 3P plus Q, find Q when A equals to 23 and P equals to 5। A की वैल्यू रख देंगे 23 और P की वैल्यू रख देंगे 5। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड करके Q इक्वल्स टू 8 कर देंगे। पार्ट बी एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, 2 to the 4x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 18।
4x और 3x ऐड हो जाएगा, 7x और 10 माइनस 18 विल बी माइनस 8। सॉल्व 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 1। 3 को 1 के साइड भेजेंगे, 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2 एंड y विल बी माइनस 2 अपॉन 5। पार्ट डी फैक्टराइज 12r स्क्वायर माइनस 8r है। इसमें हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि फैक्टराइज लिखा हुआ है। कॉमन इसमें 4r आ रहा है, तो 4r हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा हमारे पास 3r माइनस 2s। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट ई रीअरेंज a इक्वल्स टू 3b टू मेक b द सब्जेक्ट। b को अलोन करना है, b को अलोन करने के लिए 3 इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a के साथ डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल्स टू a अपॉन 3 आ जाएगा। क्वेश्चन 3, a five-sided spinner is numbered 1, 2, 3, 4 and 5. The table shows the result from spinning the number 200 times. अच्छा, इस टेबल का मतलब ये है कि जो नंबर 1 आया है डाइस में वो 51 टाइम्स आया है, ऐसे 2 19 टाइम्स आया है और ऐसे सो ऑन। नंबर 5 जो है वो 67 टाइम्स आया है। Part A, a pie chart is drawn to show this information. Calculate the angle of sector representing the number 4. पाई चार्ट पे टोटल एंगल होते हैं 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, और इसमें अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी देखें तो 200 है जो इधर मेंशन है। और अब दूसरी साइड हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है हमें पाई चार्ट का, और जो फ्रीक्वेंसी है 4 की, 4 कितने टाइम आया है वो है 35। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में लिख के, हमारे पास एंगल आ जाएगा पाई चार्ट का विच इज 63 डिग्री फॉर 35 फ्रीक्वेंसी। Part B, use the result to estimate the probability that the spinner lands on 3. Probability पे क्या करते हैं, फ्रैक्शन लिखते हैं जिसमें ऊपर जो गिवन वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम टोटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अच्छा, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 28, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 200 है, तो हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 28 अपॉन 200। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ दें, आपके मार्क्स पूरे रहेंगे। Part C, use the results to estimate the probability that the spinner lands on a number that is a factor of 30. 30 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले। 1 2 3 4 5 में 30 फैक्टर्स देखें तो उसमें 4 को छोड़कर बाकी सारे 30 के फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब जितने भी 30 के फैक्टर्स की फ्रीक्वेंसी उसको ऐड कर लेंगे और नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी लिख देंगे विच इज 200। Part D, the spinner is spun 3000 times. Estimate the number of times it lands on an even number. सबसे पहले इसके लिए तो हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसमें इवन नंबर कितने हैं, 2 एंड 4 हैं। 2 एंड 4 की जो फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करेंगे विच इज 19 प्लस 35 विल बी 54। 54 अपॉन 200 करेंगे तो हमारी सिर्फ प्रोबेबिलिटी आएगी जब फ्रीक्वेंसी है 200। अब जब 3000 है तो हम इसी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई बाय 3000 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 810। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए। The diagram shows the pentagon. All the lengths are in centimeters. Calculate the area of the pentagon. इसकी एरिया निकालने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक ट्राइंगल बन जाएगा। इस रेक्टेंगल की ये साइड 4 है तो ये साइड भी 4 होगी, और जो इस ट्राइंगल की बेस पर हो जाएगी वो देखिए 12 माइनस 4 विच इज 8। अच्छा, ट्राइंगल की हाइट क्या हो जाएगी, ये साइड 9 है, साइड 15 है, तो 15 माइनस 9 विल बी 6। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हम वैल्यूज पुट करेंगे, इससे हमारे पास एरिया आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन, पेरीमीटर में हम कर सकते हैं 4 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9। हमारे पास ये वैल्यू अभी गिवन नहीं है, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वल्स टू 10। अच्छा, अब इसका एक्स की वैल्यू हम 10 रख सकते हैं पेरीमीटर में, और हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। पार्ट बी, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन व्हिच इज 4/3 pi r cube. A sphere has a volume of 2572 centimeter cube. Find the radius of the sphere. वॉल्यूम की जगह उसका वॉल्यूम रख लेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रख के आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर क्यूब आएगा 614 और इसको क्यूब रूट करेंगे तो आ जाएगा 8.49 सेंटीमीटर। पार्ट सी, a cuboid is dimensions 2 centimeter by 6 centimeter by 22.5 centimeter. Calculate the surface area of the cuboid. क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, जहाँ एल जो है वो लेंथ है, बी इज ब्रेथ एंड एच इज हाइट।
हम वैल्यूज पुट कर लेंगे इस फॉर्मूले में, हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा विच इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. Part 2, a cube of h x centimeter has the same surface area as the cuboid. Form an equation x and solve it to find the length of the edge of the cube. Surface area of cube का फॉर्मूला होता है 6l square. तो 6l square को मैं इक्वेट करूँ 384 से, क्योंकि इसका गिवन है कि it has the same surface area as the cuboid, तो हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी. l की जगह हम x रख देते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है क्यूब ऑफ h x सेंटीमीटर. इसके हम x को अलोन करके स्क्वायर रूट ऑफ 64 करेंगे, आंसर आ जाएगा 8. इसकी एक साइड आ जाएगी 8 सेंटीमीटर. क्वेश्चन 5 पार्ट ए. A group of students each complete a puzzle. The table shows a time t second each student took to complete the puzzle. अच्छा, इसमें ऐसे पढ़ेंगे कि 80 से लेकर 120 सेकंड्स तक कितने बच्चों ने किया, वो 13 स्टूडेंट्स हैं. 120 से 140 सेकंड्स तक 26 स्टूडेंट्स ने किए. ऐसे Find the number of students who took 2 minutes 20 seconds or less to complete the puzzle. क्योंकि सारा सेकंड्स में ही हमारे पास टेबल गिवन है, तो इसका 2 मिनट 20 सेकंड्स को भी पहले सेकंड्स में कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 140 सेकंड्स. अच्छा, अब हम देखेंगे 140 सेकंड्स इधर तक आ रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है 140 सेकंड्स और लेस टू कंप्लीट द पजल. तो 147 क्योंकि इधर लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तो इससे पीछे जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, विच इज 13 प्लस 26 equals to 39. Part 2, calculate an estimate of the mean time taken in seconds to complete the puzzle. सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा इक्वल्स टू टोटल एंड एक्स इज दिस वैल्यू. जो एक्स है इसमें हम दो वैल्यूज गिवन है, तो इसका सवाल ये आएगा आपके या हम 80 लें या 120 लें. अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उसमें लिखा हुआ है एन एस्टिमेट ऑफ द मीन. एन एस्टिमेट ऑफ द मीन का मतलब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे. जैसे 80 से लेकर 120 तक का जो मिड पॉइंट है वो 100 है. 120 से 140 का मिड पॉइंट जो है, 120 से 140 का मिड पॉइंट जो है वो 130 है. 140 से 150 का मिड पॉइंट 145 है और लास्ट में जो मिड पॉइंट है वो है 195. मीन निकालने के लिए हम 13 इंटू 100 प्लस 26 इंटू 130 प्लस 27 इंटू 140 और प्लस 24 इंटू 195 करेंगे अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 90. मीन हमारे पास आ जाएगा 147.5 सेकेंड्स. Part B, a group of students also completed this puzzle. A cumulative frequency diagram for their times is shown. Use the cumulative frequency diagram to complete the frequency table. अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें ये चीज देखनी होती है कि मीन में तो हमने मिड पॉइंट निकाला था, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है जो अपर बाउंड होता है, मतलब जो बाद वाली वैल्यू होती है उसको हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम करते हैं वाई एक्सिस पे. अब जैसे हम इधर लिख सकते हैं कि जो 50 to 100 है, इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ये आएगी 8, जो कि गिवन भी है. अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. सबसे पहले इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं. जैसे 150 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 हो जाएगी. ऐसे सबकी पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम बाद वाली वैल्यू को पहले वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. हमारे पास आ जाएंगे फ्रीक्वेंसीज. जैसे 30 अगर -8 करूँ तो 22 आएगी पहले की. फिर 65 - 30 विल बी 35. अच्छा, फिर 112 - 65 कर लेंगे, which is 47, and at last 120 - 112 कर लेंगे, which is 8. ये हो जाएगा. अच्छा, आगे चलते हैं. पार्ट 2, यूज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन. सबसे पहले मीडियन पोजीशन निकालेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ लेके. टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 120 है इसका हाफ 60 होगा. ये हो जाएगी मीडियन की पोजीशन. इधर से हम एक लाइन एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कहाँ टच हो रही है. ये यहाँ पे टच हो रहा है. यहाँ जो टच हो रहा है इससे हम अब देखेंगे कि कितने सेकंड्स पे आ रहा है. ये आ रहा है 200 से एक डिवीजन पहले, मतलब 195 सेकंड्स पे. Part 2, 55% of the adults took between 125 seconds and k seconds to complete the puzzle. Use the cumulative frequency diagram to find the value of k. अच्छा, जो 125 सेकेंड, अच्छा सबसे पहले 55% ऑफ अडल्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं. 55% ऑफ अडल्ट अगर हम 120 से लें तो आ जाएंगे 66 अडल्ट. अब हम देखेंगे 125 सेकेंड से लेकर
पहले कितने एडल्ट आ रहे हैं 125 सेकेंड्स में, अगर हम देखें तो ये आ रहे हैं 18 एडल्ट। हमें पता लग गया कि 125 सेकेंड्स जो एटलीस्ट 125 सेकेंड जो ले रहे हैं वो हैं 18 एडल्ट। अच्छा, अब हमें करना है कि बिटवीन के सेकेंड्स तक कितने हो रहे हैं। तो ये हमें बताया हुए थे कि 55% है, मतलब 66 एडल्ट। 66 एडल्ट इसमें अगर ऐड करें तो आ रहा है 84 तक। 84 की जो लाइन है वो इधर बनेगी। इससे हम लाइन से अब देख सकते हैं कि कितने सेकंड्स तक आ रहा है, जिससे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी विच इज 215। क्वेश्चन 6। अच्छा, ग्राफ ड्रॉन है। द लाइन y equals to x plus 2 is drawn on the grid. On the grid, draw the line x plus 2 y equals to 7. कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम x या y के दो पॉइंट्स लेते हैं, और एक किसी भी एक का पॉइंट लेके अगर हमने x का पॉइंट लिया 1 तो उसे इक्वेशन में रखे y पॉइंट निकालेंगे, उसका जैसे 3 आ जाएगा, और अगर x 7 लें तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये दो पॉइंट्स इधर आप प्लॉट कर लेंगे, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 7 y इक्वल्स टू 0। इधर से अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे कुछ रहते हैं। पार्ट बी, यूज अ ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब जहां ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा इसका आंसर होगा। जो इंटरसेक्ट कर रही है उधर एक्स वैल्यू जो है वो 1 है और जो वाई वैल्यू है वो 3 है। इसका आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 3। अच्छा, पार्ट सी, द रीजन आर इज डिफाइंड बाय दीज थ्री इनइक्वालिटीज। y is less than equals to x plus 2, x plus 2y is greater than equals to 7, and x is less than equals to 5. Shaded label region R. इसमें आपको सबसे पहले बताता चलूं कि अगर लेस देन का साइन हो, लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो, और एक वर्टिकल लाइन गिवन हो, तो हम उसका लेफ्ट साइड वाला रीजन शेड करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो हम बिलो उसके जो रीजन होगा वो शेड कर देंगे, और अगर टिल्टेड लाइन हो तो भी उसके जो बिलो रीजन आ रहा होगा, जो उसकी छाव में आ रहा होगा, वो रीजन शेड करेंगे। जब ग्रेटर देन का साइन हो तो उसका बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें तीनों लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 तो ड्रॉन है। x इक्वल्स टू 5 की लाइन पहले ड्रॉ कर देते हैं। x इक्वल्स टू 5 की लाइन एक वर्टिकल लाइन बनेगी कुछ ऐसे करके। अच्छा, अब हम इनइक्वालिटी का साइन देखेंगे। इनइक्वालिटी का साइन देखें तो सबसे पहले वो कह रहा है y इज लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2। y इज लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2 की लाइन ये है, तो जो भी शेडेड रीजन होगा वो इसके नीचे आएगा, मतलब ये वाला रीजन शेडेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट लाइन देखें तो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। x प्लस 2y की लाइन हमने ये टेंटेड लाइन हमने बनाई है ब्लू वाली। इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 मतलब इसके जो नीचे रीजन है वो भी नहीं आएगा। लास्ट, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 मतलब जो उसके लेफ्ट में रीजन है वो हम शेड करेंगे, जो उसके राइट पे रीजन होगा वो सब नहीं आएगा। तो जो रीजन आर जो हम शेड करेंगे वो हो जाएगा ये वाला। अच्छा, पार्ट 2, द पॉइंट z इज इन रीजन R, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट z आर बोथ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कि डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, आपका जो भी आंसर होगा वो नंबर्स में होगा, नॉर्मल फोर नंबर्स में, which can be negative, positive and 0. Point Z does not lie on the boundary of region R. Find the number of possible positions of point Z. तो बराबर जो पॉइंट्स ये वो जो बाउंड्री में नहीं होगा, बाकी अंदर पॉइंट्स हो सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Z. अब नंबर ऑफ पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स देखें तो एक ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं जो परफेक्ट भी हैं और ये पॉसिबल भी हो सकते हैं पॉइंट Z के लिए। इन सबको अगर पॉइंट्स को मैं लिखूं तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको काउंट करें तो ये आ जाएंगे 7। Part B, the y coordinate of point Z is 1 more than x coordinate. Write down all the possible coordinates for point Z.
अच्छा, इसमें देखिए कि जो y कोऑर्डिनेट है वो x से 1 मोर देन है, तो पहले जो 3 है इसमें तो नहीं हो सकता है। एक ये है y3 x2, तो ये भी नहीं हो सकता है, इसमें इक्वल है दोनों। इधर भी y ज्यादा है, y4 x3 है और y5 है x4 है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे आंसर्स हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन 7 पार्ट ए। The diagram shows the speed time graph for a cyclist journey. Calculate the acceleration of the cyclist during the first 8 seconds. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो भी स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसमें जो लाइन का ग्रेडियंट होता है वो हमें बताता है उसकी एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन हम ग्रेडियंट से भी निकाल सकते हैं पार्ट 1 में, लेकिन एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है विच इज चेंज ऑफ स्पीड अपॉन टाइम। अगर हम फर्स्ट 8 सेकंड में चेंज ऑफ स्पीड देखें तो वो 0 से 6 पे जा रही है, और अगर टाइम जो है वो 8 है तो हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी 6/8 विच 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पार्ट 2, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइकिल बिटवीन t इक्वल्स टू 8 एंड t इक्वल्स टू 90। अच्छा, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं ही इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। पार्ट 3, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द जर्नी इज 558 मीटर। स्पीड टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस होता है वो होता है एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है 558 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं जो शेप एक ट्रेपेजियम बनी हुई है, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। एरिया की जगह हम रख देंगे 558, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइट की जगह रख देंगे 6 एंड सम ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी 90 माइनस 8 एंड टी। इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी विच इज 104। पार्ट 4, कन्वर्ट 6 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर मीटर को किलोमीटर में करें तो हम करेंगे हमेशा डिवाइड बाय 1000, और सेकंड्स को अगर आवर्स में करें तो हम करेंगे डिवाइड बाय 3600। तो मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर को हम डिवाइड करेंगे 1000 अपॉन 3600 से, क्योंकि छोटे से बड़े यूनिट पे जा रहे हैं। अब 6 को हम डिवाइड बाय करेंगे 1000 अपॉन 3600 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर्स। Part B, a car travels 352 km correct to the nearest kilometer. The time taken to travel this distance is 4.2 hours. Correct to the nearest 0.1 hour. Calculate the upper bound for the average speed of the car. सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जब इसने बोला भाई कि अपर बाउंड निकालना है, जब भी अपर बाउंड में कोई डिवीजन का सम आ जाए, जैसे इधर है डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस को टाइम से, तो अपर बाउंड की उसका निकालना है तो हम करेंगे अपर बाउंड डिवाइडेड बाय लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड ऑफ एवरेज स्पीड हम कर सकते हैं अपर बाउंड ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाय लोअर बाउंड ऑफ टाइम। अपर बाउंड ऑफ डिस्टेंस अगर हम निकालें तो 352 किलोमीटर है, और नियरेस्ट किलोमीटर लिखा हुआ है, मतलब अगर कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। 1 को बराबर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। अब 352 में 0.5 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका अपर बाउंड ऑफ डिस्टेंस विच इज 352.5। लोअर बाउंड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास 0.1 आवर्स दिए हुए हैं, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.05 आवर्स हो जाएंगे, और 4.2 में जब 0.05 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4.15 आवर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84.9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 8, द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड ए। ए को सब्जेक्ट बना के हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स 2 3 5 2 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है, जो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स होते हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 5 - 2 है, 3 - 3 है, -4 - 5 -1 -2 है। अच्छा, अब ये हमारे पास -3 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 0 माइनस है -3। अब 3 क्योंकि ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और हम उधर भेज के अगर डिवाइड करेंगे तो 3 हर नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ए आ जाएगा -1 0 3 एंड 1। पार्ट बी, b equals to 2 - 2 4p, the determinant of b equals to 2, find the value of p and hence write down b inverse। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है ad माइनस bc। जो अगर मैं एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाऊं तो a b
सी डी। अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। हम फॉर्मूला में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 रख के हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब अगर इन्वर्स निकाले तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? अगर मैं ग्रीन बॉक्स में देखें तो चेंज द पोजीशंस ऑफ ए एंड डी एंड चेंज द साइंस ऑफ बी एंड सी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की मदद से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट को हमने 2 रखा। ए इंटू डी इज 2 इंटू पी विच इज 2p माइनस बी इंटू सी विच इज -8। सो सॉल्व करेंगे तो p इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। अब अगर इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट विच इज 2 एंड एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट अगर निकालें तो 2 और जो p अब -3 है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और -2 और 4 के साइन चेंज हो जाएंगे तो आ जाएगा +2 एंड -4। तो आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लें, बात एक ही है। पार्ट सी ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है। द डायग्राम शोज शेप ए एंड शेप बी। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप शेप ए ऑनटू शेप बी। सबसे पहले हम डिस्क्राइबिंग में चेक करते हैं कि क्या ये शेप एनलार्ज तो नहीं हुई या छोटी तो नहीं हुई। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि एनलार्ज हुई हो। दूसरी चीज हम देखते हैं क्या ऐसा लग रहा है कि एक शेप एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग हुई भी है। तो हाँ, एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग हुई भी है तो हम पहचान जाएंगे कि ट्रांसलेशन हो रही है। अब जब ट्रांसलेशन हो रही है तो उसमें हम देखते हैं इसका कॉलम वेक्टर क्या है, मतलब किस वेक्टर से ट्रांसलेशन हो रही है। उसको देखने के लिए हम कोई भी एक रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि इस पॉइंट को इसके ट्रांसलेशन होने में कितने एक्स पॉइंट्स लगने हैं और कितने वाई पॉइंट्स लगने हैं। अगर मैं एक कॉलम वेक्टर की बात करूं तो कॉलम वेक्टर कुछ इस तरीके से होता है कि उसके ऊपर आता है एक्स एक्सिस और नीचे आता है वाई। अगर मैं इसको लेफ्ट पे लेकर जाऊं तो -x होगा और अगर राइट पे लेकर जाऊं तो +x। अगर ऊपर लेकर जाऊं तो +y होगा और नीचे लेकर जाऊं तो -y। अब मैं इसको काउंट करूं, मुझे इस डॉट से इस डॉट पे जाना है। -1 -2 -3 -4, मतलब एक्स एक्सिस तो आ गया -4। अगर y को अब देखूं तो +1 2 एंड 3। कॉलम वेक्टर आ जाएगा -4 एंड 3। Part 2, the transformation represented by the matrix -2 0 0 -2 map shape A onto shape C. Draw and label shape C. सबसे पहले अगर मैं एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का होता है। इसमें जो पहले x हैं वो 1 और 0 और जो y है वो 0 और 1 है। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि चेंज क्या हो रहा है। इसमें चेंज ये हो रहा है कि जो 1 थे वो मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से। अच्छा, मल्टीप्लाई कब होता है? मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं विच इज एनलार्जमेंट। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। अब हर पॉइंट को अगर मल्टीप्लाई करें, ये ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, अब हर पॉइंट को मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो अब जैसे 2 और 1 है तो 2 इंटू -2 विल बी -4, 1 into -2 will be -2, 2 into -2 is -4 and this will be again -4, -1 into -2 is +2 और 2 into -2 is -4। इस पॉइंट्स को अब हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले x0 और y -2, x0 और y -2 इधर आ रहा है। फिर है x -4 एंड y -2, ये इधर पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, फिर है x -4 एंड y -4, पॉइंट इधर आ जाएगा। और एट लास्ट x2 एंड y -4, ये पॉइंट आ जाएगा इधर। पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और शेप को लेबल कर लेंगे विच इज शेप C। क्वेश्चन नंबर 9, PQ is a vertical pole. A rope is attached from the top of the pole P to a point on the ground RP. R equals to 20 meter, RQ equals to 11 meter, and RQP equals to 90 degree. Show that PQ equals to 16.7 meter correct to 2 decimal places. तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस भी गिवन है। परपेंडिकुलर से निकाल लेंगे हम। परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 16.703 सेंटीमीटर मीटर्स।
Part B. A second rope is attached from point P to a point S. PQS is equals to 90 degree and RS equals to 30 meters. The angle of elevation means from bottom to top. From S is 36 degree. मतलब अगर मैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊं तो ये वाला एंगल होगा 36 डिग्री. कैलकुलेट RQS निकालना है. अच्छा, इस चीज में याद रखें, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है RQS या नॉन राइट एंगल. तो एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है. नॉन राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कोई एंगल या साइड निकालनी हो तो हम दो रूल्स देखते हैं, कोसाइन रूल और एक साइन रूल. साइन रूल तब लगाएंगे जब कम से कम भी एक एंगल गिवन हो और हमें दूसरा एंगल या कोई साइड निकालनी हो. और कोसाइन रूल में हम तब लगाएंगे अगर हमें एंगल निकालना है, हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो या तो साइड निकालनी हो और दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड गिवन हो, दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल गिवन हो. सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एंगल तो कोई गिवन नहीं है तो साइन रूल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोसाइन रूल पॉसिबल है. और कोसाइन रूल में जब एंगल निकालना है तो हमारे पास तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए. हमारे पास RQ और RS तो है लेकिन QS नहीं है, लेकिन QS हम निकाल सकते हैं. PQ की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी विच इज 16.703 और अब PQ भी है हमारे पास और QS अगर हम निकाल सकते हैं तो सोका-टुआ के फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं. इसमें 10 लगेगा, 1036 इक्वल्स टू 16.7 अपॉन QS और QS आ जाएगा 22.91 सेंटीमीटर. अब QS तो आ गया 23 समथिंग 22.99. अब कोसाइन रूल में हम वैल्यूज डाल सकते हैं. अच्छा, कोसाइन रूल में एक चीज ख्याल रखें कि अगर ये साइड A है तो इसका जो एंगल होगा वो ऑपोजिट इसके होगा बिल्कुल A. अगर ये साइड B है तो इसका जो एंगल होगा वो ये होगा B. और जो साइड C है उसका जो एंगल होगा वो ये होगा एंगल C. तो अगर इधर देखें तो हमारे पास ये वाला जो होगा ये साइड A हम ले सकते हैं क्योंकि इसका एंगल जो ऑपोजिट है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम वैल्यूज पुट करेंगे और पूरा पूरा कैलकुलेटर में डालेंगे तो आ जाएगा 119.7 डिग्रीज. पार्ट C. A third rope is attached from point P to a point T. Angles are given. Calculate PT. अच्छा, ये भी नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल्स भी गिवन है तो इसमें हम साइन रूल लगा सकते हैं. साइन रूल इक्वल्स टू साइन A अपॉन A इक्वल्स टू साइन B अपॉन B. तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें PT का एंगल तो गिवन है विच इज 97 डिग्री. तो दूसरा हम लेंगे वो 16.7 साइड गिवन है तो उसका ऑपोजिट एंगल हमें निकालना होगा. 40 डिग्री नहीं लेंगे, उसका ऑपोजिट लेंगे. उसको 180 से जब माइनस कर लेंगे 40 और 97 का तो आ जाएगा 43 डिग्रीज. अब हम साइन रूल में वैल्यूज पुट कर सकते हैं. साइन 97 अपॉन PT इक्वल्स टू साइन 43 अपॉन 16.7. PT विल बी 24.3 centimeters. Question 10. D is the point 4,6 and E is the point E. The length of DE is under root 20. अच्छा, form an equation E and solve it to find the possible coordinates of E. Show a working. लेंथ का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. में दो पॉइंट्स गिवन है 4,6 एंड E. लेंथ की जगह हम रख सकते हैं अंडर रूट 20. x2 माइनस x1 की जगह रखा है E माइनस 4 एंड y2 माइनस y1 इज E माइनस 6. अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा और ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल जाएंगे विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी तो उसको हम ब्रेकमंडल रन से सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 2 आएगी और एक 8 आ जाएगी. हम दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं. अब क्योंकि दोनों सेम है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2,8, हम ये लिखेंगे 2,2 एंड 8,8 क्योंकि उसमें दोनों दिए हुए हैं कि दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल है. Part B. F is the point minus f, 5f. The gradient of the perpendicular bisector of DF. So D point हमें given है 4,6 is 3/2. Find the value of f. सबसे पहले DF का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं. DF का ग्रेडियंट अगर हम निकालें कि जो किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो उसके परपेंडिकुलर से इनवर्स रेसिप्रोकल होता है. अब जो अगर DF के इनवर्स रेसिप्रोकल के ग्रेडियंट 3/2 है तो इसका अगर इनवर्स रेसिप्रोकल करें तो आ जाएगा -2/3. अच्छा, -2/3 को हम DF के ग्रेडियंट के बराबर रख देंगे
df का अगर ग्रेडियंट निकालें तो 6 minus 5s which is y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is 4 minus f. इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी which is 2. अच्छा, अगर अब मैं f का पॉइंट बनाऊं तो f का पॉइंट बन जाएगा -2 और 5 into 5 equals to 10. ये हो गया पॉइंट f. The equation of the perpendicular bisector of DF is 2y equals to 3x plus k. Find the value of k. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमारे पास ग्रेडियंट तो मौजूद है. पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब बाइसेक्टर लिखा हुआ है मतलब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे. डी और एफ का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. डी और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. मिड पॉइंट आ जाएगा इसका 1,8. अब y और x की जगह हम इसका मिड पॉइंट डाल सकते हैं विच इज 1 फॉर x एंड 8 फॉर y. से हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी विच इज 13.